प्रिय छात्रों, हम आज अध्याय 3 शुरू करेंगे कक्षा 12 के लिए। ठीक है, कक्षा 12 के लिए ध्यान देंगे। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल एवं अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विद्युत धारा को समझते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात परिपथ की विद्युत धारा I बराबर आवेश Q और बटे समय T, I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। यदि हम माने कि T सेकंड में किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर Q अपान T। अब अगर हम यह माने कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान I बराबर Q अपान T, तो धारा का मान भी 1 ही होगा और उसे 1 एम्पियर, धारा के लिए वैद्युत धारा के लिए मात्रक एम्पियर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू Q बाई T से कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में या किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तब उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर की होगी। यहाँ हम ध्यान दें मान लिया हमने कि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं चालक में आवेशों का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम Q बराबर Ne सूत्र का प्रयोग करें और ये देखें कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो Q बराबर Ne से हम लिख सकते हैं N इक्वल टू Q अपान E। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q आवेश और E 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश कितना हुआ 1 कूलाम और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। हल करने पर हम n का मान प्राप्त करते हैं 6.25 गुणे 10 की घाते 18। अर्थात यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में उस चालक में 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाते हैं। अब हम समझेंगे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है या सदिश।
तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि वैद्युत धारा को किसी तार पर, किसी परिपथ में हम एरो, इस प्रकार से एरो मार्क से, तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। लेकिन वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये ध्यान रखेंगे अभी। और इस क्या कारण है ये समझते हैं हम। वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। तीर का चिन्ह क्या व्यक्त करता है? तीर का चिन्ह केवल यह व्यक्त करता है कि तार में धन आवेश किस ओर को प्रवाहित हो रहा है। यदि हम तार को किसी स्थान पर मोड़ दें तब भी वैद्युत धारा का मान नहीं बदलता। जैसा कि यहाँ एक परिपथ हम देख रहे हैं, संधि O है, जंक्शन O है, और संधि की ओर आने वाली धाराएं क्या हैं? 2 एम्पियर और 4 एम्पियर। और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है? 6 एम्पियर। अर्थात 2 और 4 बराबर 2 धन 4 बराबर 6। ये योग कौन सा योग है? ये बीजगणितीय योग अर्थात अदिश योग है। जैसा कि हम जानते हैं कि सदिश राशियों के योग का नियम अलग है, वह सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य सा योग हो रहा है 2 + 4 = 6। ये सामान्य सा योग कहाँ होता है? अदिशों के लिए। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। वैद्युत धारा अदिशों के योग के नियम का पालन करती है, या हम कह सकते हैं कि सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो वैद्युत धारा एक लाइन में हम कहना चाहेंगे तो कहेंगे कि वैद्युत धारा सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब हम समझते हैं धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। धात्विक चालकों में कैसे वैद्युत धारा का प्रवाह होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर। सबसे पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं के परमाणु में, परमाणु हम जान रहे हैं कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रायः धातुओं में जो कक्षाएं नाभिक से नज़दीक हैं, जैसे ये कक्षा है नाभिक से नज़दीक है, ये दूसरी वाली कक्षा है ये नाभिक से थोड़ी और दूर हो गई, और इस प्रकार से जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी नाभिक से दूरी अधिक हो जाती है। चूँकि नाभिक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और अत्यधिक दूरी, ये दूरी अधिक हो जाने के कारण नाभिक का आकर्षण बल इन बाह्य कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों पर बहुत कम हो जाता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आरोपित कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे नहीं रहते और मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर के वो परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। तब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो परमाणु क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है, अर्थात धनायन, परमाणु धनायन बन जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं ये परमाणु से तो मुक्त हो गए, लेकिन धातु की परिसीमा के भीतर ही रहते हैं, धातु की बाउंड्री में ही रहते हैं, धातु को छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो धातु की परिसीमा के भीतर ही जो खाली जगह है, मतलब जो परमाणु क्या बन गए? धनायन बन गए। अब इन धनायनों के बीच के खाली स्थान में वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से मुक्त हुए हैं
वो इन्हीं के बीच में इधर उधर गति करते रहते हैं और यहाँ इधर उधर धनायनों से टकराते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली ये मूव करते रहते हैं और धनायनों से टकराते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एकदम अनियमित गति से अनियमित दिशा में गति करते हैं और इनका वेग बहुत अधिक होता है। इस वेग को हम ऊष्मीय वेग या थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। इनका ऊष्मीय वेग अत्यधिक होता है और ये ऊष्मीय वेग इलेक्ट्रॉनों का 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धातुओं में इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये बहुत अधिक होती है। डेंसिटी का मतलब है कितने एकांक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अत्यधिक। अब हम समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ, श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम तथा अपवाह अथवा अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की परिसीमा के बाहर तो नहीं आते, लेकिन धातु की परिसीमा के भीतर धनायनों से बार बार टकरा करके अनियमित दिशा में रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन इनका जो ये ऊष्मीय वेग है, उसका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, क्योंकि ये रैंडमली इस प्रकार से अनियमित गति करते रहते हैं। अर्थात ये किसी एक दिशा में मूव नहीं करते हैं। इनका अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या होगा, 0 आएगा। तो हम सबसे पहले माध्य मुक्त पथ समझ लें। जैसे इलेक्ट्रॉन धनायनों से हमने कहा कि धनायनों से बार बार टकरा के पूरे धातु में धनायन भरे पड़े हुए हैं, बार बार टकराते हैं इनसे और गति की दिशा बदलती है। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और धनायनों से टकराते हैं, फिर यहाँ टकरा गया, ये दूसरी टक्कर हुई, फिर ये तीसरी टक्कर हो गई, चौथी टक्कर हो गई, पांचवी टक्कर हो गई, और ये इस प्रकार से अनियमित एकदम रैंडम है। ये यहाँ पहला टक्कर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार मान लें कि n टक्कर या बहुत सारे टक्कर हों। हम देख रहे हैं कि पहले टक्कर के लिए चली गई दूरी ये है, दूसरे के लिए ये, तीसरे में थोड़ी दूरी अधिक हो गई, चौथे के लिए दूरी बहुत कम है। तो जो टक्कर हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धनायनों के साथ, इसमें चली गई दूरी कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। तो हम क्या करें, इन दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत दूरी होगी, औसत दूरी, जैसे पहले टक्कर के लिए चली गई दूरी λ1, दूसरे के लिए λ2, n वें टक्कर के लिए λn, तो कुल दूरी इतनी हो गई और n से डिवाइड कर दें तो ये औसत दूरी। तो इस औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई माध्य दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है, तथा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला जो माध्य या औसत समयांतराल है, चूँकि हमने देखा कि अलग अलग टक्करों में दूरियां अलग अलग थी तो समय भी अलग अलग लग रहा होगा। तो अगर हम ये औसत दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समयांतराल निकाल लें तो उसे हम श्रांतिकाल या रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ हम
समझ लें कि चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। ये हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जब तक वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर नहीं लगा है तो अनियमित रूप से ये गति कर रहा है, लेकिन इसका किसी नेट दिशा में कोई वेग नहीं है, अर्थात यह इसका औसत ऊष्मीय वेग शून्य है। यदि हम यह मान लें कि इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 डैश डैश हैं और धातु में n इलेक्ट्रॉन हैं, तो औसत ऊष्मीय वेग मतलब सभी वेगों को जोड़ करके n से डिवाइड कर दें तो u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य है, अर्थात धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऊष्मीय वेग इलेक्ट्रॉनों का बहुत अधिक होता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऊष्मीय वेग तो बहुत अधिक है, लेकिन ये अनियमित है, इधर गए फिर एकदम रैंडमली मूव करते हैं, तो वेग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी नेट दिशा में मूव नहीं कर पा रहे हैं। इनका औसत वेग 0 है, औसत ऊष्मीय वेग 0 है। ठीक है, और ऊष्मीय वेग बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। बहुत अधिक वेग से गति कर रहे हैं लेकिन किसी एक दिशा में मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम औसत कह रहे हैं। औसत ऊष्मीय वेग इनका शून्य है। अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी तो हमने समझा कि ऊष्मीय वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत अधिक है लेकिन औसत ऊष्मीय वेग शून्य है। वो बार बार धनायनों से, धातु के धनायनों से टकरा रहे हैं और उनकी गति की दिशा बदल जा रही है, वो किसी नेट दिशा में मूव या गति नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दें तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए चालक है और हमने विभवांतर उत्पन्न कर दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये धन सिरा मान लें, इधर नेगेटिव, इस तरह से मान लें अगर हम, तो प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करेंगे, इनका रैंडम जो मोशन है वो तो रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे, ये अनियमित गति तो चलेगी। इसका ऊष्मीय वेग क्या था, पहले 0 था, लेकिन ये अब धन सिरे की ओर मूव करेंगे, ऊंचे विभव वाले सिरे की ओर मूव करेंगे। ऊष्मीय वेग इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बार बार टकराने के कारण जो है एक नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेंगे। किधर की ओर, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर। सीधे यहाँ से यहाँ नहीं चले आएंगे क्योंकि बार बार टक्कर भी होना है। तो जो ये अनियमित गति कर रहे हैं, इसके कारण इनका जो औसत वेग प्राप्त करेंगे वो बहुत सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि यह उन्हें चालक की लंबाई के अनुदिश एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है।